नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है देश में बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछा कि क्या बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना से विगत 2 वर्षों के दौरान देश में बल्क ड्रग की आयात में काफी कमी आई है। अगर हाँ, तो वर्षवार ब्यौरा क्या है, देश में इस योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, देश में नए बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है। इस सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। उन्होंने बताया कि बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन की योजना को भारत सरकार द्वारा 20 मार्च 2020 को अनुमोदित किया गया था और 21 जुलाई 2020 को अधिसूचित किया गया था। योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक है। इस योजना का उद्देश्य देश में बल्क औषधि पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देना है, ताकि पार्कों में स्थित बल्क औषधि इकाइयों को विश्व स्तरीय साझी बुनियादी ढांचा सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान की जा सके, जिससे बल्क औषधियों की विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके और इस तरह घरेलू बल्क औषधि उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर भारत को बल्क औषधि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन की योजना के तहत इस विभाग को 13 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। मूल्यांकन के बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रति पार्क अधिकतम 1000 करोड़ रुपए या साझी बुनियादी ढांचा सुविधाओं की परियोजना लागत का 70% पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मामले में 90% है, जो भी कम हो कि अधिकतम सीमा के अधीन है। इस योजना के लिए आवंटित निधि 3000 करोड़ रुपए है। चयनित राज्य यानी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश प्रत्येक के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। सभी 3 चयनित पार्कों में विनिर्माण कार्यकलाप प्रगति पर है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि के कारण 2019 से आयात में आई कमी का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंती भाई बामड़िया ने। उन्होंने बताया कि भारत सरकार पूरे देश में इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। सरकार ने EBP कार्यक्रम के तहत 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने EBP कार्यक्रम के अंतर्गत इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के फीडस्टॉक से इथेनॉल का उत्पादन करने, 2018 से 2022 के दौरान विभिन्न इथेनॉल ब्याज सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन, तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति के लिए विभिन्न फीडस्टॉक से उत्पादित इथेनॉल की लाभकारी कीमतों का निर्धारण करने, EBP कार्यक्रम के लिए निर्धारित इथेनॉल पर वस्तु और सेवा कर को 18% से घटाकर 5% करने, इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का को एक प्रमुख फीडस्टॉक के रूप में बढ़ावा देने, समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के साथ OMC द्वारा दीर्घकालिक खरीद समझौते सहित कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 2014 से इथेनॉल उत्पादन सम्मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई उपाय किए हैं। 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान EBP कार्यक्रम ने लगभग 144 लाख टन कच्चे तेल के प्रतिस्थापन में मदद की है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल चीनी मिलों के कार्यकरण के लिए API को अपनाने से जुड़ा है। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने चीनी मिलों के कार्यकरण में परिचालन दक्षता, आंकड़ा प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है।
अगर हाँ, तो चीनी मिलों को उनके परिचालन को आधुनिक बनाने में सहायता देने के लिए शुरू की गई एपीआई एकीकरण नीतियों या कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है? क्या ऐसे डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है? डेटा एक्सचेंज की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संवेदनशील आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामड़िया ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने वास्तविक समय डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने, डेटा सटीकता में सुधार करने और अनावश्यक डेटा और मैनुअल हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए सभी चीनी मिलों को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से अपने मासिक डेटा को डिजिटल रूप में साझा करने का निर्देश दिया है। सभी चीनी मिलों को नमूना एपीआई साझा किया जा चुका है और मामले दर मामलों के आधार पर तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मानक सुरक्षा उपाय राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पर लागू किए गए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सदानंद महालू शेठ तानबड़े ने। उन्होंने वित्त मंत्रालय से पूछा कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को महिलाओं और बालिकाओं के लिए आकर्षक और लाभकारी बनाने के मुख्य तौर पर उनमें बचत करने की आदतों और वित्तीय आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने वाले विशिष्ट तत्वों सहित इनकी मुख्य विशेषताएं और लक्ष्य क्या है? क्या MSCC योजना को गोवा में लागू किया गया है? इस सवाल का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि ये योजना आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 31 मार्च 2023 को विशेष रूप से महिला और बालिकाओं के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत खाता किसी महिला द्वारा स्वयं के लिए या बालिका की ओर से अभिभावक द्वारा 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले खोला जा सकेगा। इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी बताई गयी। ये खाता न्यूनतम 1000 रूपए और अधिकतम 2 लाख रूपए से केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए खोला जा सकता है। MSSC के लिए ब्याज दर प्रति वर्ष 7.5% है, जिसे खाते में तिमाही आधार पर संयोजित और जमा किया जाता है। इस योजना के तहत अनुकंपा आधार पर खाते से आंशिक निकासी और परिपक्वता पूर्ण होने से पहले इसे बंद करने की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकार द्वारा ये योजना आकर्षक ब्याज दर देकर देश की महिलाओं को वित्तीय स्वावलंबन को बढ़ावा देना और भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए शुरू की गई थी। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ये योजना गोवा सहित देश भर में शुरू की गई थी। 31 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार MSSC योजना के तहत गोवा में खोले गए खातों की संख्या 12,061 है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में लिथियम बैटरी से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह ने। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लिथियम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक कदम उठाए हैं? देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? योजना के विशिष्ट प्रावधानों और वित्तीय परिव्यय और लक्ष्यों और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा का ब्यौरा क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने में फेम इंडिया योजना का ब्यौरा और भूमिका क्या है? क्या ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए PLI योजना इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लक्ष्यों को पूरा कर रही है? इस सवाल का जवाब भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने दिया। उन्होंने बताया कि खान मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के इक्विटी अंशदान से एक संयुक्त उद्यम कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की है। इसका व्यापक मिशन विदेशी खनिज परिसंपत्तियों की पहचान और उनका अधिग्रहण करना है, जो महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व रखते हों, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट और अन्य खनिजों को विशेष रूप से लक्षित किया जाएगा। KABIL ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में राजकीय स्वामित्व वाले उद्यम CAMYEN के साथ उत्खनन और खनन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। KABIL महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकल मिनरल ऑफिस के साथ लगातार संपर्क में है। भारत सरकार ने भारत में उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए राष्ट्रीय उन्नत रसायन
सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को 12 मई 2021 को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर भारत की आयातित एसीसी पर निर्भरता को कम करना है और इसमें भारत में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी व्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़ी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। 2 वर्ष की जेस्टेशन अवधि के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए 50 गीगावाट घंटे की संचयी क्षमता के लिए स्कीम का बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपए है। इस स्कीम में लाभार्थी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रति किलोवाट घंटे की उद्गृत सब्सिडी और विनिर्माताओं के लिए वास्तविक बिक्रियों पर प्राप्त मूल्यवर्धन के प्रतिशत के आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान है। लाभार्थी प्रतिष्ठानों को नियत तिथि यानी माइलस्टोन 1 से 2 साल के भीतर कम से कम 25% का मूल्यवर्धन प्राप्त करना होगा और नियत तिथि यानी माइलस्टोन 2 से 5 वर्ष के भीतर इसे 60% तक मूल्यवर्धित करना होगा। आवंटित निधियों का निष्पादन और प्रोत्साहन संवितरण लाभग्राही फर्मों द्वारा माइलस्टोन 1 लक्ष्य प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा। स्कीम का विवरण heavyindustries.gov.in पर भी उपलब्ध है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया स्कीम चरण 2 फेम 2 को कुल 11,500 करोड़ रुपए के बजटीय सहायता के साथ 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था। फेम इंडिया स्कीम चरण 2 के तहत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेंबली, सब असेंबली और पुर्जों के घरेलू विनिर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि होगी। स्कीम का ब्यौरा heavyindustries.gov.in पर भी उपलब्ध है। भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग संबंधी उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को 15 सितंबर 2021 को मंजूरी दी, ताकि 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इस स्कीम में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इस स्कीम का ब्यौरा भी heavyindustries.gov.in पर उपलब्ध है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है स्टार्टअप इंडिया पहल के लाभ से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दनीश जायसवाल, बिजुली कलिता मेघी, मितेश पटेल और अनूप संजय घोत्रे ने। इन सांसदों ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा, सरकार द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप इंडिया पहल के लाभ जैसे स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? क्या सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ाने और इन स्टार्टअप्स के भीतर सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या नए स्टार्टअप के लिए आयकर और GSTIN में छूट है? इस सवाल का जवाब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने नवप्रयोग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करने और देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए कुछ विशिष्ट आउटरीच और जागरूकता संबंधी उपाय भी शामिल हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ ही क्षमता निर्माण और शुरुआती सहायता प्रदान करना, इकोसिस्टम विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव प्रदान करना भी शामिल है। इसके अलावा सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन भी कर रही है। SISFS इंक्यूबेटर्स के माध्यम से प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। SISFS की विशेषज्ञ सलाहकार समिति निधियों के आवंटन के लिए इंक्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है। अनुमोदित इंक्यूबेटर्स दिशा निर्देशों के आधार पर स्टार्टअप्स का चयन करते हैं। स्कीम के तहत निधियां प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर किश्तों में जारी की जाती है। उपलब्धि आधारित किश्तें प्राप्त करने के लिए इंक्यूबेटर्स निधियों के उपयोग और लेखा परीक्षित व्यय की स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। EAC इंक्यूबेटर्स के कार्य निष्पादन और स्टार्टअप्स के वित्त पोषण को समय समय पर मॉनिटर करती है। स्कीम के तहत 213 इंक्यूबेटर्स को EAC द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है और 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित इंक्यूबेटर्स ने 2490 स्टार्टअप्स का चयन किया है। CGSS पात्र वित्तीय संस्थानों के जरिए स्टार्टअप्स को समर्थकारी बंधक रहित ऋण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है। CGSS राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रचालित किया जाता है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2023 से प्रचालन में है। MI विवेकपूर्ण रूप से बैंकिंग निर्णय के आधार पर ऋण संबंधी आवेदनों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करते हैं और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों का चयन करते हैं और ऋण प्राप्तकर्ताओं के खातों का संचालन बैंकिंग समझ के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं। MI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों, मॉनिटरिंग और प्रक्रियाओं द्वारा प्रशासित होते हैं। स्कीम के तहत 28 MI को शामिल किया गया है और 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार MI ने 191 ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण सहायता प्रदान की है।
आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि SISF के तहत चयनित इंक्यूबेटर्स और CGMS के अंतर्गत सदस्य संस्थानों के नेटवर्क पूरे देश में फैले हैं, जो टियर 2 और टियर 3 शहरों तक भी स्कीम के प्रभावी पहुंच को सक्षम बनाता है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और वृद्धि और देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर विभिन्न प्रयास करती है। प्रमुख स्कीमें जैसे स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती है। सरकार आवधिक प्रयासों और कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती है, जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाजार पहुंच में सुधार लाने और स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और बढ़ाने में सहायता प्रदान करके सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाने के लिए भी पहले की जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री संसाधनों और स्टार्टअप इकोसिस्टम सहयोग प्राप्त करने, प्रयोजन से आसान पहुंच को सक्षम बनाता है। इन उपायों को विनियामक सुधार और इकोसिस्टम विकास के प्रयोजनार्थ अन्य कार्यक्रमों से सहयोग मिलता है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स और लघु व्यवसायों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पहले, नीतिगत उपाय और सुधार किए गए हैं, ताकि इनसे कर संबंधी लाभ प्राप्त किए जा सके। इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 IAC के तहत लाभ संबद्ध कटौती, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना से जुड़े आय के संबंध में आय स्रोत पर कटौती का स्थगन, हानि को समायोजित करने और उसे आगे बढ़ाने के संदर्भ में छूट, इनक्यूबेटी उद्यमियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए GST में रियायत प्रदान करना शामिल है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कृषि अवसंरचना में निवेश से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अशोक कुमार रावत ने। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या कृषि अवसंरचना में अत्यधिक निवेश किया जा रहा है? क्या सरकार का विचार इससे किसानों की आय बढ़ाने का है? क्या सरकार उत्तर प्रदेश के मिश्रिक जिले के छोटे और मंझोले किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब दिया कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश जुटाने के लिए भारत सरकार द्वारा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, समेकित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। योजनाओं का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत भर में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन करके सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2020 में कृषि अवसंरचना कोष शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से अधिकतम 9% की ब्याज दर पर मध्यम से दीर्घकालिक ऋण की सुविधा देकर किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आय को बढ़ाना है। AIF के तहत 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण के लक्ष्य के साथ फार्म गेट और संग्रहण केंद्र पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ऋण दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना से उधारकर्ता को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7 वर्ष तक की अवधि के लिए 3% प्रतिवर्ष की ब्याज छूट का लाभ मिलता है। उधारकर्ताओं को और अधिक सहायता देने के लिए इस पहल में 7 वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता शामिल है, जिससे ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के लिए वित्तीय जोखिम कम हो जाता है। 30 नवंबर 2024 तक AIF के तहत 85,314 परियोजनाओं के लिए ऋणदाता संस्थानों द्वारा 51,783 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस कुल स्वीकृत राशि में से 39,148 करोड़ रुपए योजना लाभ के अंतर्गत आते हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में 85,208 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया गया है। कृषि विपणन अवसंरचना एक पूंजी निवेश, ओपन एंडेड, मांग आधारित और ऋण से जुड़ी योजना है, जिसमें लाभार्थी की पात्र श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की दर से बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। ये सहायता व्यक्तियों, किसानों, उत्पादकों के समूह, कृषि उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों, सहकारी समितियों, राज्य एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। AMI के तहत योजना के प्रारंभ से और अक्टूबर 2024 तक 943.66 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले कुल 48,611 गोदामों को मंजूरी दी गई है और 4,795 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। इसके अलावा 20 अक्टूबर 2004 से और अक्टूबर 2024 तक कुल 21,000 कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाएं भी योजना के तहत स्वीकृत की गई है और 2,125 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना एक वर्चुअल मंच है जो विभिन्न राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों की भौतिक थोक मंडियों, बाजारों को एकीकृत करता है ताकि कृषि और बागवानी वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिल सके और किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य मिल सके। समेकित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत शीघ्र खराब होने वाली बागवानी फसलों के फसलोपरांत प्रबंधन, PHM के लिए पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, प्री कूलिंग, स्टेजिंग, कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण भंडारण, रिवर परिवहन, प्राथमिक मोबाइल प्रसंस्करण इकाइयां, राइपनिंग कक्षों की स्थापना और एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली की स्थापना के लिए विकास के लिए सहायता उपलब्ध है। एक उद्यमी अलग अलग घटकों या विभिन्न घटकों के संयोजन के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है, जिसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों के लिए पात्र परियोजना
लागत का 35% और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 50% सहायता क्रेडिट लिंक्ड और बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध है। प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 40% और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 55% सहायता क्रेडिट लिंक और बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति, जो योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सशक्त निकाय है, की बैठक में अनुमोदित कृषि और संबंधित क्षेत्रों में परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान सहायता के रूप में राशि जारी की जाती है। इस योजना में राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्रों में परियोजनाओं के चयन, नियोजन, अनुमोदन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में छूट और स्वायत्तता दी गई है। RKVY मुख्य रूप से परियोजना उन्मुख योजना है जिसका लाभ कृषक समुदाय के सभी वर्गों को प्राप्त होता है। 2015-16 से RKVY का वित्त पोषण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्से से बदलकर केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40%, जबकि केंद्र और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के बीच 90 और 10% हो गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 100% केंद्रीय हिस्सा ही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 1 दिसंबर 2018 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य भर के सभी भूधारक किसान परिवारों को कुछ अपवर्जन मानदंडों के अध्ययन वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वो कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की 3-4 मासिक किश्तों में अंतरित की जाती है। मिश्रिक उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिले का एक शहर है जहां AIF सहित PM किसान, AMI, ENAM, MIDH, RKVY जैसी सभी योजनाओं को लागू किया गया है। AIF के तहत उत्तर प्रदेश में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक विभिन्न ऋणदाता संस्थाओं से 5,114 करोड़ रुपए के ऋण के साथ कुल 6,709 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इससे उत्तर प्रदेश में 8,637 करोड़ रुपए का कुल निवेश हुआ है।